इंडिया गठबंधन को आना चाहिए और आएगा। ओह, मतलब मेजोरिटी बिल्कुल आनी चाहिए। पीक आ चुका है मोदी जी का? अब इससे बड़ा पीक क्या होगा? मतलब लोग तो कह रहे हैं अभी 400, फिर उसके बाद 425। देखिए, अमित शाह ने 400 कहा 10 साल तो भूल जाइए, अभी प्रधानमंत्री वही रहने वाले। मोदी जी को हराया जा सकता है क्या, रंजीत रंजन? क्यों नहीं हराया जा सकता है? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 2014 में मोदी लहर चल रही थी जबरदस्त, उसके बावजूद आपने अपनी सीट निकाली थी। देखिए, लेकिन उस मोहब्बत की दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे। अच्छा, आपका कांग्रेस में आना कैसे हुआ था? अच्छा, आपने बताया कि कांग्रेस आप सोनिया गांधी के तरफ आकर्षित होकर मनमोहन सिंह की नीतियों से प्रभावित होकर गई थी। उस समय आप एलजेपी में थी, बिल्कुल रामविलास पासवान जी के साथ। आरजेडी से पप्पू जी लड़े और मैं एलजेपी से लड़ूं। आप बचपन से टेनिस खेलती थी क्या? बचपन से मैं एथलीट बनना चाहती थी और गेम में थी, स्पोर्ट्स से बहुत प्यार था, लेकिन न्यूज़ टेनिस की पढ़ती थी और बनना मुझे पीटी उषा था। अच्छा खेला। फिर वो खेलते खेलते उसके बाद दूसरी फिर गेम स्टार्ट हो गई। दूसरी ये डेस्टिनी थी मेरी। मेरा पहला ड्रीम ग्रैंड स्लैम जीतना था, जो आज भी मुझे कोई चॉइस दे दे और गारंटी दे दे कि तुम ग्रैंड स्लैम जीत सकती हो तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ छोड़ दूंगी, पक्का। चिराग पासवान सीएम बन सकते हैं क्या बिहार के? ये अब आप हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहूंगी कि पंजाब का बेस्ट चीफ मिनिस्टर अब तक का कौन रहा है? और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार कैसा काम कर रही है? अभी हमारे साथ हैं, अच्छा तो कर इसलिए रहे हम नहीं हैं। बोलेंगे। हम लोग लोकसभा में अच्छा करेंगे। बेस्ट टेनिस प्लेयर आपको कौन समझ में आता है? बेस्ट टेनिस प्लेयर आज के तारीख में जोकोविच है। एक ही बाइक है आपके पास अभी? ओके। देश का सबसे मैं धोनी नहीं हूँ। उसको तो देखा ना, वो वीडियो आया था। ओहो, आई नो 42 बाइक्स है कलेक्शन उसके था। पास। उफ, मेरे को कलेक्शन नहीं रखना। वो वीडियो देखा आपने? चलाना है, यस। तारीफ कर रही है ना आई डोंट नो। अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। उसके लिए शार्प से भी कोई दूसरा वर्ड हो सकता है। पॉलिटिशियन हो या वो हो, वहाँ मैं चन्नी हूँ। मेरा निकनेम चन्नी। मेरा जो निकनेम है, मैं सबसे छोटी हूँ। Okay. कि मैडम नहीं आ रहल छिए, हमरा सबके भूल गेलिए कि हमर सबके तो हैं एमपी छिए, छत्तीसगढ़ जाके भूल रहल छिए। अच्छा, छत्तीसगढ़ जाके भूल गए। पंजाब जाके मैं पंजाबी बोल दिया। जब मैं पंजाब गई सी कैंपेन करन तो सारी स्पीच ही पंजाबी देती। क्यों राहुल गांधी फेल हो रहे हैं? हमारे नीतीश बाबू को अब कॉमन वर्ड हो गया है, पलटू राम है, और जिस तरह उन्होंने पलटी मारी है। देश का बेस्ट प्रधानमंत्री आप किसे मानते हैं? देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर किसे मानते हैं? बेस्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन रहा है अभी तक आपके हिसाब से? नीतीश कुमार को 10 में से कितने पॉइंट्स देती है, नंबर देती है? तेजस्वी यादव को कितने नंबर देती है? आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में कैसा काम कर रही है? बिल्कुल खराब। एनिमल मूवी आई थी, बैंड बजा दिया आपने उसका। बिल्कुल मूवी थी, जरूरी था उसका बैंड बजाना। तो टेनिस खेलने आज जाती है अभी आजकल? बिल्कुल जाती और हूँ। बाइक पे जाती है? बाइक पे कम जाती हूँ, क्योंकि टेनिस वाले ड्रेस में होती हूँ, उसमें स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं, टेनिस शूज़ होते हैं। बाइक के लिए जो मैंने गौर करा था, आपने जो बूट पहने हैं ना, वो पहनने पड़ते हैं, और आई लव दैट बूट्स। नॉट पॉजिटिव। भाई कोई मांगे तो जरा दीजिए चलाने के लिए थोड़ी देर। हाँ, ऐसा बोलो ना। तो नहीं, मना कर देंगे ना? बिल्कुल नहीं दूंगी। इसलिए तो पूछ रहा था मैं, पॉजेसिव है ना अपनी बाइक के लिए? बहुत बहुत बहुत। हस्बैंड वो नहीं मांगे दे तो? सकती, बिल्कुल भी नहीं ना? वो तो भाई उनको नहीं दे सकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू कांग्रेस की सांसद रंजीत रंजन का, जिनके और भी बहुत सारे परिचय हैं। और इनके पीछे या मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहां देख सकते हैं, ये रंजीत रंजन है। कभी हार्ले डेविडसन पर पार्लियामेंट पहुंच जाती हैं, कभी इनके टेनिस खेलते हुए वीडियो वायरल हो जाते हैं। और रंजीत रंजन अपने अग्रेसिव आक्रामक अंदाज के लिए भी पूरे देश में मशहूर है। बहुत स्वागत आपका रंजीत रंजन चाय वाला इंटरव्यू में। थैंक यू बुलाने के लिए, चाय पिलाने के लिए। आज कैसे आई हैं? आज अपनी गाड़ी से आई हूँ। ये ऐसे जो ये इससे तो नहीं आई, हार्ले से? नहीं नहीं। उसके लिए इस ड्रेस में नहीं आ सकती ना, वो पार्लियामेंट था, एक दिन के लिए काफी है। अच्छा, वैसे Otherwise- चलाती है, नहीं चलाती है बाइक? चलाती हूँ। हाँ? वैसे ही चलाती हूँ कि आप लोग ऐसे सड़कों में देखे आप सेंसेशन पैदा करें, तो मैंने कहा मैं खुद चली जाती हूँ। तो टेनिस खेलने आज जाती है अभी आजकल? बिल्कुल जाती और हूँ। बाइक पे जाती है? बाइक पे कम जाती हूँ, क्योंकि टेनिस वाले ड्रेस में होती हूँ, उसमें स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं, टेनिस शूज़ होते हैं। बाइक के लिए जो मैंने गौर करा था, आपने जो बूट पहने हैं ना, वो पहनने पड़ते हैं, और आई लव दैट बूट्स। ओके, तो फुल ड्रेसअप में वो सिर्फ बाइक चलाती हूँ। राइट। तो वो कभी लेट नाइट होता है, जब
दिल्ली की ताकि कोई सड़कें देखे ना, बिल्कुल कोई देखे नहीं ना। नहीं, उसका मुझे पहचान कोई लेते हैं लोग प्रॉब्लम नहीं। बाइक चलाते हुए? कैसे पहचानेंगे, हेलमेट हेलमेट होता है। पहना होता है। हाँ, मेरी बाइक को शायद ऑरेंज ऑरेंज है तो पहचान ले। और वैसे भी लोग मुड़ के देखते होंगे ये कौन लेडी है जो ये इतनी बड़ी हार्ले डेविडसन क्या अंदाज में चला नहीं, के अब जा रही है। इतना नहीं है, दिल्ली बहुत एडवांस हाँ? है, इजी चलाने देते हैं लोग। हाँ, जो बाइकर्स होते हैं वो ऐसे हम बोलते हैं, जरूर करते ऐसे हैं। बोलते हैं। अच्छा लगता है उनको भी, हाँ? हमें। तो ये आपने कब ली थी हार्ले? मैंने हार्ले आई थिंक 2012 में ली थी। 2012। पहले लोअर था, फिर इसको स्ट्रीट बॉब लिया, उसको कन्वर्ट करा था 9 महीने बाद। हाँ। उससे और अच्छी वाली ले ली थी मैंने। अच्छा, पहले लोअर बाइक थी, हार्ले की थी, फिर इसको चेंज करा आफ्टर 6 मंथ। तो पॉजेसिव है अपनी बाइक के लिए? नॉट पॉजेसिव। भाई कोई मांगे तो जरा दीजिए चलाने के लिए थोड़ी देर। हाँ, ऐसा बोलो ना। तो नहीं, मना कर देंगे ना? बिल्कुल नहीं दूंगी। इसलिए तो पूछ रहा था मैं, पॉजेसिव है ना अपनी बाइक के लिए? बहुत बहुत बहुत। Husband वो नहीं मांगे दे तो? सकती, बिल्कुल भी नहीं नहीं। ना? वो तो भाई उनको नहीं दे सकती। ओके। रंजीत रंजन, आप भी मत मांगना। अब ये मैं प्रॉमिस नहीं कर अगर सकता। अपनी इंसल्ट नहीं करानी है तो मत मांगना, ना नहीं, कर मैं दूंगी। आप करिए इंसल्ट, आप बोलिए नहीं दूंगी, मैं फिर मांगूंगा। हार्ले चलाने का फन अलग होता है। नहीं दूंगी। अच्छा, इंटरव्यू के बाद बात करें। ओके, आप 2 बार की सांसद हैं, दिस इज थर्ड टर्म। थर्ड टर्म। ये तीसरी बार आपको अभी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से राज्यसभा भेजा है। छत्तीसगढ़ से आप राज्यसभा गई हैं, बिहार में अपनी पॉलिटिक्स करती हैं, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में आपकी रूट्स हैं, पढ़ाई आपने पूरे देश में की है। सही मामलों में राष्ट्रीय नेता आपको कहा जा सकता है कांग्रेस का। इस बार कांग्रेस पार्टी की देश में कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से लोकसभा चुनाव में? ये घुमा घुमा के क्या मतलब क्या पूछना चाह रहे हो? हाँ, ये है कि सबसे पहले तो पार्टी का थैंक यू है कि पीआरओ बना के मुझे जम्मू कश्मीर भेजा, लद्दाख भेजा, आसाम में हाथ से हाथ जोड़ो का काम कराया, हिमाचल में काम कराया, इंचार्ज बनाया, बहुत सारी जगह में पीसीस कराई, तो बहुत एक्सपीरियंस होता है। तो उस एक्सपीरियंस से पार्टी ही आपको एक्सपीरियंस देती है कि आप अलग अलग जगह के अलग अलग स्टेट के लोगों से मिलते हो, लोगों की सोच को समझते हो, स्टेट की सोच को समझते हो, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। जहाँ तक सीटों का सवाल है, मैं कहूँगी कि हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। और इंडिया गठबंधन, अगर लोग बहुत सोच समझ के और 10 साल जो भाजपा ने किया है, अगर उसको अच्छी तरह से समीक्षा करेंगे और जो उनके वादे थे उनके बारे में समझेंगे, जानेंगे, जैसे नोटबंदी है, जीएसटी लगाई, फार्मर्स बिल है, और बहुत सारे वादे किए थे, स्विस बैंक से काला धन लाने वाले थे। जिस तरह आज सारे संस्थाओं को आपने अपने पीछे लगाया हुआ है, तो उस सोच से तो मैं कहूँगी कि इंडिया गठबंधन को आना चाहिए और आएगा। ओह, मतलब मेजॉरिटी बिल्कुल आनी चाहिए। यहाँ लोग सारे सर्वे कह रहे हैं कि 400 पार हो रहा है, 400 से कम हो जाएगा थोड़ा सा। आज की तारीख में 2014 से 2024 में अगर आप सर्वे का पूछे, आज जिस तरह से इंटरवेन सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ रहा है एसबीआई मामले में, सीसी के मामले में, तो क्या बोलूँ मैं कि सर्वे कौन करा रहा है, कौन दिखा रहा है, दिखाने वाला भी क्यों दिखा रहा है, तो इस पे कौन फेथ करेगा? तो मतलब आप ये कह रही हैं बिहार में भी इस बार आपका आरजेडी का गठबंधन जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी उन सबको हरा देगा? उनके साथ मांझी भी हैं, देखिए, कुशवाहा भी हैं। मुझे लगता है पॉलिटिकल लाइन लेता है और पॉलिटिकल लाइन उसने ली है। 2014 में भी पूरा कोशी में जैसे हम 7 सीटें जीत कर आए थे, कहा जा रहा था कि मोदी वेव है, भाजपा की वेव है, तो बिहार अपनी लाइन लेता है। और जिस तरह अभी हमारे नीतीश बाबू को अब कॉमन वर्ड हो गया है पलटू राम है, और जिस तरह उन्होंने पलटी मारी है, मैं कहूँगी कि कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी और मजबूरी है। और जो भी गए हैं, आप सबको भी एग्जाम्पल क्या, आप भी मुस्करा सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, सबको नौकरी करनी है, सबको पेट पालना है, तो होगा कोई मजबूरी। और मुझे ये मालूम है कि बीजेपी को मालूम था कि नीतीश अगर हमारे तरफ नहीं आया और हमारा गठबंधन आज भी मजबूत है लेकिन निश्चित तौर से और बहुत ज़्यादा मजबूत था, तो उनको 1 सीट भी नहीं आ रही थी। तो ये इसीलिए वो ले गए। दर्शाता है कि भाजपा बहुत कमज़ोर है और बिहार में तो बहुत कमज़ोर आपको क्या समझ में आता है क्यों चले गए नीतीश बाबू? मैंने फिर बोला
कि कौन सा डर? कोई ना क्या? कोई मजबूरी होगी। मजबूरी क्या मजबूरी? अब ये तो उनसे आपको इंटरव्यू लेना पड़ेगा, बशर्ते कि वो देना चाहे और बशर्ते वो खोलना चाहे। कभी ऑफ द रिकॉर्ड उनके पास जाके चाय पीजिएगा। उनके नेता तो ये कहते हैं कि हम तो पहले ही बीजेपी के साथ थे, वो तो हम चले गए थे कुछ टाइम के लिए, वापस आ गए, घर आ गए, अब कहीं नहीं जाएंगे। अब कहीं नहीं जाएंगे, बात तो सही भी है, साथ में लड़े थे, जीते भी थे वो। देखिए ये 5वीं बार हुआ है, अब कहीं नहीं जाएंगे। अब लोग उन पे कितना फेथ करेंगे, बिहार के लोग उन पर कितना विश्वास करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हमें फेथ है कि बिहार इस बार बहुत बेहतर तरीके से एनडीए गठबंधन को जवाब देने वाला है। ओके, 40 में से आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें? देखिए 40 में से कम हम मिनिमम 30-32 सीटें लेके जाएंगे। यानी नीतीश बाबू के जाने के बाद भी सिर्फ 8-10 सीटें ही एनडीए जीतेगा? जो सिचुएशन है, जैसा नीतीश जी ने किया है, मैंडेट बीजेपी को नहीं मिला था, आपने जिस तरह से बिहार की पब्लिक को धोखा दिया है, तो मुझे लगता है कि बिहार की पब्लिक अच्छी तरह से समझ रही है। आप बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की बात कर रहे थे, बहुत सारी बातें आपने की, एक भी फुलफिल नहीं किया। तो इस बार मुझे लगता है उनको सबक, जिनको वो खुद का मेजॉरिटी की वोट का मालिक समझ रहे हैं, इस बार वही उनको झटका देगा। दिल्ली में क्या होगा? क्योंकि आप दिल्ली में भी बहुत समय बिताती हैं। यहाँ पर इस बार गठबंधन हो गया आपका, लेकिन बीजेपी 50% से ज्यादा वोट 7 सीटों पर लाई थी पिछली बार। मिलकर भी क्या कर लेंगे? दिल्ली में क्या होगा उसका एग्जाम्पल तो अभी रिसेंटली जब भाजपा की लिस्ट आई है तो उन्होंने अपने बड़े बड़े नेताओं के टिकट काट दी। क्यों काट दी? इसका मतलब उनके लिए लोगों को गुस्सा है। तो क्या सिर्फ कैंडिडेट का गुस्सा है या भाजपा के खिलाफ गुस्सा है? तो मुझे लगता है दिल्ली में एक आध सीट वो ले जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। अभी थोड़ी देर पहले खबर आ रही है कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी वो भी बीजेपी में आ रही हैं। अब मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं क्योंकि आप पंजाब में आपकी फैमिली है, आप पंजाब को अच्छे से जानती हैं। पूरे देश के नेता एक एक करके बीजेपी में क्यों आ रहे हैं? कोई तो वजह होगी ना। आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। पूरे देश के नेता, कैप्टन साहब और आज उनकी पत्नी को बीजेपी क्यों लेना चाह रही है? क्यों डर रहे हैं? क्यों हमारे ही नेताओं को खोज रहे हैं? क्यों एक एक करके हमारे ही नेताओं पे उनकी निशानदेही रहती है? 400 करना है ना, इसलिए इसका 400 करना है। इसका मतलब कि हमारे नेता कैपेबल हैं, हमारे नेताओं में वो कैपेबिलिटी थी। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उनको सिखाया था, कांग्रेस के पास एक्सपीरियंस है। आज अगर आप गिनिए ना कितने ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के खुद के हैं। क्यों आप लेते जा रहे हैं? एक तरफ आप कहते हैं कि कांग्रेस में करप्शन था, नेता आप वही उठा रहे हो, वही नेता उठाकर आप ईडी का फाइल देते हो, और जब आपके पास आ जाता है तो ईडी की फाइल बंद हो जाती है। क्यों उठा रहे हो? तो क्या ये नहीं लगता है कि भाजपा सिर्फ डरा के, धमका के, अपने पावर को मिसयूज करके अभी सिर्फ अपने उस, कहते हैं ना हर व्यक्ति का चरम आता है, तो अपने पीक का फायदा उठा रहे हैं आप। पीक आ चुका है मोदी जी का। अब इससे बड़ा पीक क्या होगा? मतलब लोग तो कह रहे हैं अभी 400, फिर उसके बाद 425। देखिए अमित शाह ने कहा 10 साल तो भूल जाइए, अभी प्रधानमंत्री वही रहने वाले हैं। देखिए 400, 425 हम कहते हैं। अगर आपका सीना 56 का है तो सीना ठोक के बोलिए ना कि कोई भी किसी भी महागठबंधन का अगर कोई नेता आएगा हम उसको नहीं ले रहे हैं। कहीं पे भी हम कोई पार्टी को नहीं तोड़ेंगे। आज जिस तरह हिमाचल में कर रहे थे, जिस तरह इन्होंने चंडीगढ़ में किया, काउंसिलर चुनाव में किया, आप बोलो ना जिस तरह बिहार में आप पीठ पीछे छुरा भोग कर आए हो, मध्य प्रदेश में आपने किया, महाराष्ट्र में किया, आप सीना तान के ठोक के बोलो ना कि स्टेट में किसी भी सरकार हो, हम इलेक्शन में जीत कर आएंगे तो मैंडेट मानेंगे। जो वाजपेयी साहब बोलते थे, हमारे तो नहीं थे, उन्हीं की पार्टी के थे। वाजपेयी जी के लिए कांग्रेस नेताओं की इज्जत बड़ी बढ़ गई है जब से मोदी जी आए। देखिए पहले आपके राजनीतिक विरोधी होते थे। नहीं, आप कभी भी उठा कर देखोगे तो वाजपेयी साहब को आप तंज कसते हो, आप व्यंग करते थे, लेकिन वाजपेयी साहब को कभी भी किसी ने इस तरह का तंज और व्यंग नहीं किया कि उनकी अपनी पर्सनालिटी पे किसी ने कोई कमेंट किया हो, और उन पे ये तोहमत कभी नहीं लगी कि उन्होंने पावर का मिसयूज किया आउट ऑफ द वे जाके, जो आज की भाजपा में लग रहा है। ओके, मोदी जी को हराया जा सकता है क्या रंजीत रंजन? क्यों नहीं हराया जा सकता है? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 2014 में मोदी लहर चल रही थी जबरदस्त, उसके बावजूद आपने अपनी सीट निकाली थी। सुपौल का लोकसभा चुनाव आप जीती थी। बिल्कुल। कैसे हराया जा सकता है? क्या है फॉर्मूला मोदी लहर को काबू करने का या उससे मुकाबला करने का? देखिए अब मैं
मोदी साहब की थोड़ा बढ़ाई भी करूंगी, हाँ। क्योंकि अगर आप ये जो सवाल कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। मैं क्यों जीती थी, और मेरे को जहाँ तक याद है 2014 में एक भी सीनियर लीडर या नेता मेरे कंस्टिट्यूंसी में नहीं आया था, और बीजेपी के 12 लीडर आए थे इंक्लूडिंग पीएम, और मेरी वोटिंग से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री की वहाँ पे सभा हो रही थी। मैं कहूँगी कि रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक होता है, आप अपने लोगों से जुड़ो, कार्यकर्ताओं से जुड़ो, संगठन मजबूत हो, और लोकल लीडरशिप में आपके लीडर होने चाहिए, और आपका कम्युनिकेशन लोगों के साथ होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इस पे कांग्रेस 55 साल हम लोगों ने राज किया, कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि पिछड़ गए। आज मैं कहूँगी, आप बोलेंगे मैं नेता हो गई, यहाँ पे बैठ के मैं नेता हूँ, पर अपनी कंस्टिट्यूंसी में कभी भी ये फीलिंग लेकर नहीं जाती हूँ कि मैं नेता हूँ भाई, क्योंकि जब तक हम ये नहीं याद रखेंगे ना कि इनकी वजह से नेता हूँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों ने इसको भुला दिया। कांग्रेस कट गई है क्या जमीन से? कट और उसी का गई नतीजा थी। हाँ। अब हम लगातार फिर से इस चीज को रियलाइज करके जुड़ रहे हैं, पर अभी भी लंबा सफर है, और हम लोगों को बहुत जुड़ना है। जो कम्युनिकेशन और जो साथ एक लोगों के साथ अटैचमेंट थी, हमने बहुत अच्छा काम किया, जेन्युइन बता रही हूँ। हमारी ही नीतियों को इम्प्लीमेंट कर रही है बीजेपी, और उसके थोड़े थोड़े नाम चेंज करके वो उसको एडवर्टाइज बहुत कर पा रही है। और बिल्कुल मानूंगी कि शायद आज उन्होंने सोशल मीडिया का, व्हाट्सएप का, एक्स का और संगठन का यूज किस तरह से अपनी योजनाओं को, अगर आपने 25% किया है तो उसको 100% कैसे हाईलाइट करना है, ये बात भाजपा से हमें सीखनी चाहिए। हमने क्या किया, 100% काम किया, 10% भी हम लोगों ने पब्लिसिटी नहीं कर पाए। पब्लिसिटी नहीं कर पाए। तो इस चीज को यूपीए की सोचना। सरकार इसी में पिछड़ गई क्या? बिल्कुल, मैं कहूँगी कि हमने इतना अच्छा काम किया। हम खाद्य सुरक्षा यूपीए 1 में लेकर आए, यूपीए 2 में जो न्यूक्लियर डील लेकर आए थे हम, और खाद्य सुरक्षा मेरे ख्याल यूपीए 2 में लेकर आए। आज जो 80 करोड़ को आप अनाज की बात कर रहे हो, ये यूपीए की देन है। हमने 85% रूरल एंड 75% अर्बन जो पुअर लोग हैं उनको अनाज देने की बात की थी, और हम उसको भी भीख मांगने वाली बात नहीं करा रहे थे। हमने 3 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो गेहूं 3 रुपए किलो गेहूं और 2 रुपए किलो चावल दे रहे थे। हम उसके साथ उनको तेल भी दे रहे थे, नमक भी दे रहे थे, दाल भी दे रहे थे। तो ये हमारी योजना थी, और हम उनको स्वाभिमान के साथ बिलो बीपीएल वालों को पर दे रहे आपकी थे। बात कोई मानता नहीं ना, विश्वसनीयता का भी तो एक सवाल खड़ा हो गया ना। मोदी जी कुछ भी कहते हैं, गारंटी देते हैं, लोग मान लेते हाँ, हैं। बिल्कुल राहुल बोलो। गांधी न्याय योजना जैसी योजना लाते हैं जिसमें इतने अच्छी और खासी 1 लाख रकम दे रहे रुपए हैं। दे रहे हैं हम। देखिए, कौन मान रहा परसेप्शन की बात है, और आज अगर हल्का फुल्का इंटरव्यू चल रहा है तो मैं बिल्कुल बोलूंगी कि वो हमारे खिलाफ भाजपा परसेप्शन बनाने में कामयाब हुई थी। 2014 में भी वो अपनी परसेप्शन कि उन्होंने गुजरात में बहुत विकास किया है, हम कोई गुजरात नहीं गए थे, तो लोगों को चलो घर की बहुत बढ़िया मुर्गी है, हाँ। दाल बराबर, एक बार इनको भी देखते हैं। उसके बाद उन्होंने कहते हैं ना कि ऊंट के मुंह में जीरा देने का काम किया, लेकिन इतने बड़े बड़े विज्ञापन तो लगाए। 19 में कैसे जीत गए फिर दोबारा, और पहले से और क्या ज्यादा बोल रही नंबर हूँ? से? पहली परसेप्शन विकास गुजरात का, दूसरी परसेप्शन हमने किया और 5 साल ही मिले हैं, हम करेंगे। अगर आप उनका कैग की रिपोर्ट मंगा के देखोगे तो कितना सब्सिडी लोगों को दी, गरीबों को दी, उससे ज्यादा तो उन्होंने विज्ञापन पे खर्चा। आपको उज्ज्वला योजना याद है, और आपको फसल बीमा याद है। कैग की रिपोर्ट में आया था, जब स्टार्ट हुआ था फसल बीमा, मैंने ही क्वेश्चन उठाया था कि आप प्राइवेट कंपनी के थ्रू आप फसल बीमा का दे रहे थे, क्या आपको ये मालूम है कि जो किसान नहीं चाहता है बीमा, उसका भी बीमा हो रहा था, और उसके अकाउंट से एक मिनिमम अमाउंट काटा जा रहा था, और कितने किसानों को उसका लाभ मिला। और आपको उस सब्सिडी के लिए कंपनी को जो फसल बीमा के लिए पैसे गवर्नमेंट दे रही थी, स्टार्टिंग ईयर में 20,000 करोड़ का फायदा तो आपने कंपनीज को कराया था। पर आप ज्यादती कर रही हैं मोदी जी के साथ और इस नई बीजेपी के साथ। 14 में वो आए, 282 सीटें लेकर आए, 19 में 303 सीटें लेकर आए, एनडीए 350 पार हो गया। बिल्कुल लेकर आए। आप कह रही हैं कि नहीं, वो ऐसे ही बस परसेप्शन बना लिया और बड़ी एडवर्टाइजिंग से बनाई। जीत गए। एक बार आदमी जीत सकता है, 2 बार थोड़े जीत सकता है, पहले से ज्यादा अंतर से। बिल्कुल जीत सकता है। बहुत सारी आप ऐसे भी अपना चुनाव 19 में हार गई, बताइए आप क्यों हारी थी?
इसका मतलब लहर इतनी बड़ी थी 19 में कि सारे के सारे ढह गए। देखिए, आदमी भूखा रहेगा, ठीक है ना, आदमी भूखा रहेगा, लेकिन कुछ चीजें हमारे देश में ऐसी हैं, भूखा रहना मंजूर है, लेकिन उस चीज के लिए लोग पागल हो जाते हैं। इमोशनल इश्यूज। और भाजपा ने, बीजेपी ने लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया। मैं आज भी एक्सेप्ट करती हूँ कि वहाँ पे हम मात खाए हैं। हम काम की बात कर रहे थे, आज भी काम की बात करेंगे। नाउ दे रियलाइज, लोगों को अब एहसास हो रहा है कि जब 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 10 साल हो गए, पेट में भोजन जा ही नहीं रहा है और आप इमोशनली ब्लैकमेल किए जा रहे हो। तो आप भी अपना चुनाव आप मान रही हैं इसीलिए हार गई थी 2019 में, क्योंकि आज लोग भी इमोशनली ब्लैकमेल हो गए। आप अभी कॉल करो मेरे क्षेत्र में और उनसे पूछो, आज भी कहेंगे, मैं यहाँ बैठी हूँ ना, मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हूँ, किसी अननोन आदमी को फोन लगाओ, बोलेगा बहुत अच्छी एमपी थी, एमपी ऐसी होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्र का सवाल है, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगी मैं, एमपी ऐसा ही होना चाहिए। मैं फिर बोलूंगी, वी आर आल्सो लर्निंग, कांग्रेस भी लर्न कर रही है। एनडीए ने ये पकड़ा, भाजपा ने ये पकड़ा कि लोग क्या सुन के आपको वोट देंगे। कांग्रेस ने ये पकड़ा था कि लोग अगर गरीब है तो क्या देने से उनके पेट में भोजन जाएगा। लेकिन भाजपा ने ये देखा, आज भी कर रही है, कि वोट कैसे मिलेगा। आप राइट्स कैसे शुरू होते हैं? राइट्स करने वाला आदमी जो सड़क पे खड़ा होकर एक दूसरे को मार रहे होते हैं, क्या वो पॉलिटिकल नेता होते हैं या उन लोगों का असामाजिक तत्वों की भीड़ होती है जिनको मौके का फायदा उठाना होता है? तो आज की सिचुएशन में मैं फिर कहूंगी कि आप लोगों के इमोशन से खेलकर वोट ले रहे हो, जो आने वाले कल के लिए, इस देश के लिए यानी आप बहुत खतरनाक। राहुल गांधी की बात आप दोहरा रही हैं, नफरत का बाजार है, उसमें मोहब्बत की दुकान खोलना है। देखिए, लेकिन उस मोहब्बत की दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे या आज अभी तक नहीं आए, लेकिन लोग फड़फड़ा रहे हैं। अगर आप जा रहे हैं, जब पहली यात्रा भी थी, लोग आपसे गले मिल रहे हैं और बहुत अपसेट है, रो रहे हैं। मैं फिर कहूंगी कि हम लोग चुनाव जीत कर आते थे, तो मैं खुद कह रही हूं कि वोट तक लोगों को लेकर जाकर वोट डलवाना, परसेप्शन बनवाना और ऐसे आपकी फीलिंग में बहुत फर्क होता है। उस वक्त तक कौन लेके गया, किस तरह से वोट पड़ी और क्या सर्कमस्टांसेस थे, ये अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड पूछोगे तो आप भी मानोगे और अंदर अंदर आप मान रहे होगे। दैट इज वेरी डिफरेंट। अच्छा, आपका कांग्रेस में आना कैसे हुआ था रंजीत? मेरा कांग्रेस में आना 2008 में न्यूक्लियर डील पे मैंने बोला था, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और मेरे का नो कॉन्फिडेंस मोशन लगाया था और उसमें मेरी स्पीच हुई थी 1 to 5 में। प्राउड मोमेंट था, मेरी तीसरी स्पीच थी और राहुल गांधी जी की थी, उमर अब्दुल्ला, लालू जी, मैं और सलीम, ये हम लोग टॉप 5 में थे, मैं तीसरे में थी। और उसके बाद और मैं कांग्रेस को वॉच कर रही थी और मुझे अच्छा लग रहा था। और जब आप लॉन्ग टर्म की पॉलिटिक्स करना चाहते हो तो मुझे लगा कि आपके पीछे कोई एक आइडियल लीडर्स होने चाहिए, जिससे आप लंबे टर्म के लिए आपको लगे कि इस आइडिया के लिए या इस आइडियोलॉजी के लिए मैं पॉलिटिक्स कर सकती हूँ। तो यानी उस समय सोनिया गांधी को देखकर आपको कांग्रेस की तरफ आकर्षित हुई आप? मनमोहन सिंह जी से बहुत प्रभावित थी, सोमनाथ दादा से बहुत प्रभावित थी, जो स्पीकर थे। बहुत सारे लीडर है कांग्रेस में, अच्छा लगा, उनका चलने का तरीका बहुत अच्छा था, मिलने का तरीका बहुत अच्छा था, किसी से बात करने का तरीका बहुत अच्छा था, एक डिग्निटी मेंटेन होती है। और एज अ वुमेन पॉलिटिशियन मैं इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगी। और उस टाइम राहुल गांधी पॉलिटिक्स में एक तरह से अपने पैर जमा रहे थे, हम लोग के साथ ही सीख रहे थे, आपके साथ ही आए थे। हमें कभी नहीं लगा था कि, और मैं ये नहीं कि राहुल जी हमारे लीडर है इसलिए, और आज भी और उस वक्त भी उन्होंने भी हम लोग के साथ ऐसा बिहेव किया जैसे वी आर न्यू कमर्स बोथ। वो भी बिल्कुल वैसे ही बात करते थे कि आई एम ऑल्सो लर्निंग। तो बहुत अच्छा लगता था। उसके उस वक्त भी हम लोग के बहुत सारे इंटरेक्शन हुए, हम लोग 8-9 लोग बैठ के बातें करते थे। क्यों राहुल गांधी फेल हो रहे हैं? उनको पार्टी की पूरी जिम्मेदारी मिली, पूरे देश में घूमे, उनके चेहरे पर चुनाव हुआ, एक बार नहीं 2 बार। देखिए, राहुल गांधी फेल नहीं हुए, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है
राहुल गांधी जी ने उस वक्त पार्टी की जिम्मेदारी ली और निभाने की कोशिश की जब हमारा ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा था। एक टाइम आता है आपका ग्राफ नीचे की अभी तरफ भी नीचे ही जा रहा है। तो लेकिन मैं कहूँगी कि वो अपना बेस्ट दे रहे हैं और बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। आज की तारीख में जो मैक्सिमम ऑपोजिशन के लीडर, जिनमें से बहुत सारे रूलिंग पार्टी के पास जाके बैठ गए, हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं लड़ने की, वो व्यक्ति सबसे मुखर होकर लड़ रहा है। आपने उसको पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया, लड़ रहा है। सिर्फ मोदी नाम ले लिया, उसके लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया, लड़ रहा है। उसके बाद उसने ओपनली बोला मैं लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा, और वो हमेशा कह रहा है कि मुझे रिजल्ट की चिंता नहीं है। पर होनी चाहिए, बिना रिजल्ट के कैसे होगा? जब तक सरकार नहीं बनाओगे, पार्लियामेंट में आपकी मजबूत उपस्थिति नहीं होगी, राज्यों में सरकारें नहीं होंगी, पार्टी खत्म हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, तो क्या फायदा लड़ने का? मानक जी, अगर आपको लग रहा है कि वो आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं, इंडिया के संविधान के लिए चल रहे हैं, इंडिया सेकुलर देश है उसके लिए चल रहे हैं, क्या आप कैमरे के सामने बोलो मैं कांग्रेस को वोट दूंगा? ये पब्लिक को तय करना है। पब्लिक ये समझ रही है कि युवा बेरोजगार है, महंगाई है, आप नोटबंदी लेकर आए, किसी का करप्शन खत्म नहीं हुआ, स्विस बैंक से 15 लाख आपके पॉकेट में नहीं आए, बुलेट ट्रेन नहीं आई, हर बार नई नई चीजें, सीनियर सिटीजन का आपने रेलवे का किराया ही खत्म कर दिया, और आप सिर्फ रेवड़ियों की बात कर रहे थे, आज खुद रेवड़ियों बांटने में चले गए। ये सारा कुछ देख रहे हैं। अच्छा, आपने बताया कि कांग्रेस आप सोनिया गांधी के तरफ आकर्षित होकर मनमोहन सिंह की नीतियों से प्रभावित होकर गई थी। उस समय आप एलजेपी में थी, बिल्कुल, रामविलास पासवान जी के साथ। उनके साथ कैसे जुड़ना हुआ था? वेरी नाइस। देखिए, और ये कब की बात है? उनके साथ कब जुड़ी आप? मैं इलेक्शन से जस्ट पहले ही 2004 के इलेक्शन थी, 2004। तो 2000 नहीं, हाँ, फर्स्ट इलेक्शन मैंने 2004 में लड़ा ना, 2008 में गई थी, यस 10। हाँ। तो 2004 में सिचुएशन बहुत आपको मालूम है कि बिहार की पॉलिटिक्स, तो मैं इससे पहले 2 इलेक्शन अपने हस्बैंड का पूर्णिया में कैंपेन करा था, एक्सपीरियंस था, और कभी भी चाहत नहीं थी मुझे कि मुझे पॉलिटिशियन बनना है या जाना है। सर्कमस्टांसेस ऐसे आए, सिचुएशन ऐसी आई कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी, पूर्णिया की लेनी पड़ी, जो केसेस थे वो थे, जो सिनेरियो चल रहा था बिहार का, लेनी पड़ी। तो फिर ऐसा सिचुएशन आया कि मेरे पे ही पूरा भार आया कि पहले इनका कैंपेन किया, और फिर 2004 में हुआ कि नहीं, अब तो लड़ना ही पड़ेगा क्योंकि इतने सारे एनिमीज हो गए हैं। तो वो एक सिचुएशन थी। और तो पप्पू यादव उस टाइम में किसी पार्टी में थे या इंडिपेंडेंट थे? नहीं, एमपी इंडिपेंडेंट थे। तो फिर उसके बाद पर तो आपको इंडिपेंडेंट ही लड़ने का हुआ? नहीं, तो अलायंस के साथ आरजेडी से पप्पू जी लड़े और मैं एलजेपी से लड़ूं। ये भी फैसला आरजेडी और एलजेपी ने लिया था कि दोनों एक पार्टी से नहीं। तो मेरा उस टाइम कोई वैसा इंटरफेरेंस नहीं था। और सिचुएशन ऐसी थी तो मुझे लगा कि लड़ लेते हैं। और जब पार्लियामेंट पहुंची, और उससे पहले जब लास्ट 99 वाले इलेक्शन में जब अपने हस्बैंड का कैंपेन करा, तो मुझे लोगों से मिलना बहुत अच्छा लग रहा था और लोग बहुत आप पे ट्रस्ट कर रहे थे। जो सिचुएशन देखी और लगा कि अगर लोग के लिए आप कर सकते हैं और लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो इससे अच्छा सोशल वर्क नहीं है। अगर आज एज अ सोशलिस्ट, सोशल वर्क की तरह अगर आप इसके लिए काम करते हो और कर सकते हो। तो 2004 तो वो साल था जब इंडिया शाइनिंग के चक्कर में वाजपेयी जी की सरकार चली गई थी। बिल्कुल। तो उस समय क्या मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान ने पढ़ लिया था कि हाँ ये सरकार जा रही है? हाँ, उस टाइम मैं लर्न कर रही थी और मुझे पता चला कि पासवान जी मौसम वैज्ञानिक हैं। पर मैं आज भी बोलूँगी कि मेरे उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। वो बिल्कुल बहू की तरह मानते थे, और चिराग बहुत छोटे थे, उनकी वाइफ से इंटरेक्शन हुआ था। तो मेरा बहुत स्मूथ था और बहुत ज़्यादा मिली नहीं। लालू जी के साथ 2010 में मैं उनके हेलीकॉप्टर में बैठ के कैंपेन कर रही थी पूरे कोशी सीमांचल में, जब विधानसभा स्टेट में बहुत गड़बड़ चल रहा था। तो मेरा स्मूथ था, नॉर्मल था। धीरे धीरे मैं लर्न कर रही थी कि अच्छा इनको मौसम वैज्ञानिक कहते हैं। जब मैं हाउस में आई, लर्न कर रही थी, समझ रही थी चीज़ों के, देन आई रियलाइज कि मुझे अगर लंबा चलना है पॉलिटिक्स में तो आई विल जॉइन कांग्रेस। तो जब आपने एलजेपी छोड़ी और कांग्रेस में गई तो पासवान जी ने कहा नहीं क्यों जा रही हो? मैं बताऊंगी, रोकने की कोशिश नहीं की? हाँ, बोला कि रंजीता मतलब क्या हो गया। हाँ। और मैं रियली बोलूँगी कि अब वो नहीं है,
लेकिन बहुत नाइस थे। हाँ। इवन लालू जी को भी अच्छा नहीं लगा, ओके। लेकिन मैंने बोला कि भाई साहब मुझे अंदर से आवाज आ रही है, अंदर से आ रहा है और लंबा करना है तो मुझे जाना है। बड़ी पार्टी में तो जाना चाहिए। मुझे बहुत लोगों ने, जर्नलिस्ट है, नाम नहीं लूंगी, बहुत हाँ। सीनियर, कि आप, मुझे पता था मैं हार जाऊंगी 2009 का इलेक्शन, क्योंकि कांग्रेस का बेस बिल्कुल नहीं था। और ये भी हो गया था जो आप बोल रहे हैं, एलजेपी उधर चली गई थी, कांग्रेस अलग हो गई थी, आरजेडी अलग हो गई थी, और हमें बेस बनाना था। तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये था कि लॉन्ग टर्म की पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी को पकड़ना है, तो हार और जीत होते रहती है। और अगर आप बुरे वक्त पे किसी पार्टी में नहीं जा रहे हो तो फिर आप बहुत सेल्फिश हो। तो मेरे दिमाग में ये दो चीज़ें थी कि हारूं जीतूं तो एक ट्रस्ट गेन होता है। तो मैं भी, मुझे लगता है उस वक्त की ऑनेस्टी आज काम आई। ओके। आप बचपन से टेनिस खेलती थी क्या? बचपन से मैं एथलीट बनना चाहती थी और गेम में थी, स्पोर्ट्स से बहुत प्यार था, लेकिन न्यूज़ टेनिस की पढ़ती थी और बनना मुझे पीटी उषा था। तो फिर धीरे धीरे एहसास हुआ कि मुझे लॉन टेनिस खेलना है। कब शुरू किया फिर आपने मैंने टेनिस खेलना? स्टार्ट लेट करा था, 10th में थी। 15 साल और, के आसपास। यस। ओके। और स्टार्ट करा, देन आई रियलाइज कि टेनिस जो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ऊपर है, इंडिया का बहुत नीचे था। उस टाइम साहिबा चड्डा वगैरह खेलती थी, पर नेशनल तक मैं अच्छे से 3 साल में काफ़ी इम्प्रूव कर गई थी। बिहार जीत लिया था स्टेट, पंजाब आउटस्टैंडिंग प्लेयर थी, रनर अप हुई थी, नेशनल में सिलेक्शन हो गया था। तो अच्छा चल रहा था, अच्छा खेला। फिर वो खेलते खेलते उसके बाद दूसरी फिर गेम स्टार्ट हो गई। दूसरी ये डेस्टिनी थी मेरी। हाँ। आज भी बोलूँगी कि मेरा पहला प्यार कहिए तो आज भी मेरा जो सपना है वो मेरा टेनिस था, टेनिस है। मेरा पहला ड्रीम ग्रैंड स्लैम जीतना था। जो आज भी मुझे कोई चॉइस दे दे और गारंटी दे दे कि तुम ग्रैंड स्लैम जीत सकती हो तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगी, पक्का। पॉलिटिशियंस के लिए ग्रैंड स्लैम एक शुरू कर देना चाहिए। फिर वो ग्रैंड स्लैम नहीं है, वो उसको जीत ही लेंगी। बिगिनर वाला नहीं चाहिए, वो तो मैं सारे प्लेयर्स को हरा दूंगी, वो अभी भी खेल। पार्लियामेंट में है कोई टक्कर का प्लेयर या पॉलिटिक्स में? नहीं, टेनिस मैंने जो अच्छा सुना खेलता है शायद उमर भी खेलते हैं और हुडा साहब खेलते हैं, पर मेरा कभी उनके साथ हुआ नहीं, क्योंकि पहले मैं प्लेयर हूँ, तो मैं कभी भी गेम और पॉलिटिक्स को साथ में मिक्स नहीं करना चाहती। Okay. तो मेरा जो टेनिस का ग्रुप है ना, वहाँ हमारी पॉलिटिक्स की बात नहीं होती, वी आर प्लेयर। ओके। और जब आप जिस दिन बाइक लेकर गई थी उस दिन पार्लियामेंटेरियंस ने, एमपीज ने कुछ कमेंट किए आपके ऊपर? मुझे इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं बड़े लाइटर मूड पे गई, तो सब बोले कुछ करना है। मेरे दिमाग में आया कि अच्छा, बिटिया भी बोली कि मामा आज तो वुमेंस डे है, तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं बाइक चला ही रही थी, तो दिमाग में तो एक खटका था कि कहीं आप मीडिया वाले देखो, अरे बाइक चला रही है, वो भी हार्ले चला रही है। तो मैंने कहा बेस्ट टाइम है, आज ही ले जाती हूँ। तो मुझे नहीं मालूम था कि इतना मतलब बवाल हो जाएगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। मुझे, मेरी सिस्टर लंदन में रहती है, तो वहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स तक में आया हुआ था, और वहाँ न्यूज़पेपर में आया हुआ था, तो उसकी डॉटर फ़ोन कर रही है। तो अच्छा लगा और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस था। और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बस ये था कि भाई महिलाएं और लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, और जब मन करे कर सकती हैं। अच्छा। मुझे लग रहा था मैं हेजिटेट क्यों हो रही हूँ, अगर कोई मैन पॉलिटिशियन सोचता तो चला जाता। मैंने कहा मैं भी जाती हूँ। ओके। इंटरव्यू अच्छा चल रहा है ना? बढ़िया बढ़िया। तो भूल गई थी बाइक मांग लूं? बाइक मांग लूं थोड़ी देर के लिए? अभी भी नहीं? बाइक नहीं दे सकती। अच्छा, पीछे बैठ के राइड तो मिल जाएगी? राइड दे सकती हूँ। डन है ना? बिल्कुल डन है। अच्छा, आपकी पढ़ाई वगैरह कहाँ हुई है? मेरी पढ़ाई बिहार में हुई, फिर पंजाब में हुई, फिर बिहार में हुई, इस तरह से। और परिवार कहाँ है आपका? माता पिता पंजाब में। बाकी? पंजाब। अब मम्मी पापा नहीं है, पूरे हो गए, पर वो अपने लास्ट टाइम में पंजाब जलंधर में। जलंधर। मेरे ब्रदर वही हैं, भाभी वही हैं, एक सिस्टर वही है, एक सिस्टर लुधियाना में है। कुछ जम्मू कश्मीर में? और जम्मू। मेरे रिलेटिव, बुआ, मासी, बड़ी सिस्टर, बाकी जितने रिलेटिव हैं जो पापा और मम्मी की तरफ से, वो दोनों जम्मू में। तो अभी खुद को पंजाबी मानती हैं या बिहारी फील होने लगा है अब आपको? देखिए, वैसे तो पंजाबी हैं आप? वैसे पंजाबी हाँ। हूँ, और मेरा मिक्स कल्चर है, और मैं दोनों कल्चर को एंजॉय करती हूँ। भगवान एक है, उसका जो मर्जी नाम ले लो। हाँ। मुझे आप मंदिर में बैठा दो, मैं वहाँ भी मेडिटेट कर लूँगी, गुरुद्वारे बैठा लो, वहाँ भी मेडिटेट कर लूँगी। तो इसमें मुझे लगता है एज अ स्पोर्ट्स पर्सन
हमने कभी भी रिलीजन को इस नजर से नहीं, मैं रिलीजन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपकी पर्सनल बात कर रहा हूँ कि अंदर से कल्चर के लिहाज से आपको पंजाबी ज्यादा फील होता है या बिहारी ज्यादा फील होता ये है? दोनों पंजाबी से- है वैसे आप, बिहार में इतना टाइम बिताया, पॉलिटिक्स की, वहाँ के लोगों के बीच रही। देखिए, पंजाब की बिटिया हूँ और हमेशा रहूंगी, हाँ, और प्राउड है वो मेरा। और बिहार की बहू हूँ, उन्होंने मुझे एक अलग आइडेंटिटी दी, उन्होंने मुझे स्टैंड करा, पॉलिटिशियन बनाया। मुझे याद है, मैं फर्स्ट मेरा स्पीच पूर्णिया में था और सुपौल ने और सहरसा ने मुझे फर्स्ट टाइम एमपी बनाया, तो मैं कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने मुझे सिखाया, पैरों पे खड़ा किया, तो दोनों मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वहाँ की भाषा सीखने में टाइम लगा था? बोलूं क्या? मैथिली बोल के बताइए ना कुछ। पूरा बोलती हूँ। आपको आती है मैथिली? नहीं, मैं सुन लूंगा, दर्शक सुन लेंगे हमारे समझ आए ना। बोलती है मैं जब वहाँ जाती हूँ हाँ। तो मेरे से हिंदी निकलती ही नहीं है, ओ, मैथिली बोलती हूँ। की हाल छे, की करल छिए, आइतिए, की चाय छिए, की दिक्कत छे, अच्छा वो सब बोलते हैं। अभी जैसे फोन आता है मुझे कि मैडम नहीं आ रहल छिए, हमरा सबके भूल गेलिए कि हमर सबके तो हैं एमपी छिए, छत्तीसगढ़ जाके भूल रहल छिए। अच्छा छत्तीसगढ़ जाके भूल गए। तो फिर हम बोलते हैं कि नहीं, अहें सब हमारा पहला साथी छिए, अहें सब लोकसभा जितैलिए ना, अहाँ सबके केना भूलती है। अगर मैडम बोलती है तो तभी वो चुनाव लड़ती है। क्या बात है, क्या बात है। और पंजाबी एक्सेंट बिल्कुल नहीं आ रहा आपकी बोली में? पंजाब जाके मैं पंजाबी बोल दी। जब मैं पंजाब गई सी कैंपेन करन तो सारी स्पीच ही पंजाबी देती। वो मेरा मदर टंग है, कितना बोलूँगी। तो अभी पंजाबी में बात होती है, जब परिवार से बात होती है पंजाबी में होती है? बिल्कुल। अब बच्चों को क्या सिखाया है, कौन सी भाषा सिखाई है? बच्चे पंजाबी, मेरी बिटिया अच्छी बोलती है और मैथिली भी बोलती है, हिंदी और इंग्लिश भी बोलती तो है। बिटिया क्या कर रही है? बिटिया स्टीफन में है, सेकंड ईयर में है, इंग्लिश ऑनर्स। क्या करना चाहती है वो? बास्केटबॉल प्लेयर है, बास्केटबॉल। अभी नेशनल्स खेल रही है और एंटरप्रेन्योरशिप करना है उसको, नौकरी नहीं करनी है। खिलाड़ी नहीं बनना कहती है खिलाड़ी बनना है, उसका फर्स्ट पैशन इज खिलाड़ी। बास्केटबॉल। पर आज के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, अपना सेकंड ऑप्शन रखते हैं कि गेम भी खेलना है मम्मा, पैसा भी कमाना है। उसने पहले ही बोल दिया था कि डॉक्टर नहीं बनना है मुझे, इंजीनियर नहीं बनना है, ओह, मुझे अपना और काम। बेटा क्रिकेट खेल रहा है, रणजी टीम में है? बेटा रणजी टीम में है, खेलता है। आईपीएल भी खेला है? आईपीएल नहीं खेला है और अपना काम करता है। दोनों, यानी दोनों बच्चों में आपके वो खिलाड़ी वाले जीन्स तो आ ही गए ना? आने चाहिए, आई एम वेरी हैप्पी। राजनीति वाले नहीं आए? कभी पॉलिटिक्स से दोनों दूर है? कभी कभी लगता है कि जैसे वो टीम को मैनेज करता है ना, और वो भी, मैंने कहा कुछ जीन्स हैं वो वाले, पर अभी तक वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपना काम कर रहा है। वो बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, आर्टिस्ट भी है, और बेटा प्लेयर है। पर ऐसा नहीं है, वो 50-50। आपको रहना ज्यादा कहाँ अच्छा लगता है? दिल्ली में, पंजाब में, बिहार में, सुपौल में, या कहाँ? पंजाब शादियों में जाते हैं हम, सारी बहनें इकट्ठे होते हैं, पूरा बवाल करते हैं। वहाँ आपको लगेगा नहीं कि मैं पॉलिटिशियन हूँ या वो हूँ, वहाँ मैं चन्नी हूँ, मेरा निकनेम चन्नी। मेरा जो निकनेम है, मैं सबसे छोटी हूँ। Okay. उनसे डांट भी सुन रही होती हूँ, वे फॉरगेट की क्या है। अच्छा। तो भाई बहन होते हैं। और मुझे बिहार जाके क्षेत्र में जाना, फील्ड में जाना बहुत अच्छा लगता है, रियली बहुत अच्छा लगता है। लोगों के साथ बैठना, चौपाल सी लगाना और चाय पीना, उनके लोगों के साथ खाना खाना और गप्पे मारना, बहुत इनोसेंट फीलिंग होती है वो, और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। फिल्मों का शौक है क्या आपको? बहुत है। अभी तो कोविड के बाद मूवी लगनी बंद हो गई, नहीं तो हम लगनी लोग क्या, एक आई थी, आपने तो उस फिल्म का बैंड बजा देखा दिया। ना। अच्छा, वो तो एनिमल बैंड मूवी आई थी, बजाने बैंड बजा वाली दिया आपने उसका। बिल्कुल मूवी थी, जरूरी था उसका बैंड बजाना। इतनी सुपरहिट फिल्म, हजारों करोड़ कमा गई वो वो। तो कह रहा है कि लोगों की मेंटालिटी देखो, यंगस्टर को कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है कि ऐसी मूवी सुपर हिट हो रही है। उसमें क्या अच्छा था ये बताओ? क्या आप अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट इस तरह से दोगे? क्या अच्छा था? क्या अच्छा, ऐसा? आपकी बेटी गई थी, आपने बताया था कुछ? हाँ, मेरी बेटी थी, उसके फ्रेंड्स थे, मैं थी। हाँ। अच्छा, आप भी उनके साथ ही गई थी? तो क्या हुआ उसमें फिल्म? आधी मूवी में वो कह रही मम्मा चलो, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, जिस तरह से वो अपनी वाइफ को ट्रीट कर रहा था। और वो जो सॉन्ग था ना, बहुत फेमस हुआ था, अर्जन वैली वाला, उसकी हिस्ट्री पढ़ो पहले। वो मुगलों के खिलाफ लड़े, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े, और उसको आप एक गैंगस्टर के उसमें दिखा रहे हो। तो आप आधी छोड़ के आ गई थी मूवी? मैं क्यों छोड़ के आऊँ? और मुझे गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा मैं पूरी देखूंगी। उसी दिन प्रिपेयर हो गई थी, आई हैव टू रेज इन पार्लियामेंट। ओके। तो वो चली गई, उसको बहुत खराब लगा। तो फिर मैंने बोला बेटा इसमें कमजोर थोड़ी होते हैं, जिन्होंने कमजोर करने की कोशिश की है उनको कमजोर करते हैं। ओके, अब रैपिड फायर राउंड।
छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब। ओके। रंजीत रंजन, आप तैयार हैं रैपिड फायर राउंड के लिए? पहला सवाल, देश का बेस्ट प्रधानमंत्री आप किसे मानते हैं? था या करंट आप जो आपको पसंद हो, पुराने भी ले सकते हैं, आज के भी ले सकते हैं। मैं इंदिरा जी को मानती हूँ, लाल बहादुर शास्त्री को मानती हूँ, मनमोहन सिंह जी को मानती हूँ। बीजेपी का कोई पीएम पसंद नहीं है आपको? वाजपेयी जी को वाजपेयी मानती जी, हूँ। ओके। मोदी जी पसंद नहीं है, ओके। देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर किसे मानते हैं? देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर अगर करंट नहीं बोलेंगे और पुराने में अगर मैं दूंगी तो हमारी शीला जी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। और हिमाचल के वीरभद्र साहब बहुत अच्छे थे, सिद्धारमैया बहुत अच्छे थे। कोई बीजेपी का सीएम? आप क्योंकि ये नाम पार्टी लो तो कोई भी सुषमा बीजेपी जी मुझे बहुत पसंद थी। जब दिल्ली की सीएम थी। और वैसे भी ओके। मुझे वो पसंद है। really। उनकी बेटी आ रही है चुनाव में इस बार। हाँ, मैंने उनके रास्ते में कोई मुझे मिला था तो मैंने बोला मेरी तरफ से उनको कांग्रेस का। शुभकामनाएं। यस, ओके। आई एडमायर फॉर सुषमा जी, उनकी स्पीचेस का। वो जाहिर है, क्या बोलती थी वो। बेस्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन रहा है अभी तक आपके हिसाब से? बेस्ट कांग्रेस आपने भी 2-3 के साथ तो president- काम कर ही लिया, हाँ, अगर आप सोनिया जी के साथ, राहुल जी के साथ, खरगे जी के साथ। तो मैं बोलूँगी कि मैडम ने जिस तरह से यूपीए को संभाला और कोऑर्डिनेट किया, तो मेरे लिए, मेरी नॉलेज में मैडम इज सोनिया बेस्ट। गांधी, ओके। देश का सबसे अच्छा भाषण कौन देता है? बेस्ट स्पीकर कौन है? देखिए, मैं तो पुराने सुनती हूँ, आज की तारीख में मैं बोलूँगी कि जो पुराने पार्लियामेंटेरियन थे उनका कंपेयर ही नहीं रह गया। लेकिन 2004 से जब मैं आई हूँ तो उसमें मैं अगर मैं पुराने सुन रही थी जब मैं नहीं थी तो उसमें वाजपेयी जी को लूँगी, पटेल जी को लूँगी, दिनकर जी को लूँगी, तो बड़े सारे बीजेपी और के 4 और थे। 14 के बीच यूपीए के समय, तब तो बड़े बहुत अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन थे। हमारे इधर से सुषमा जी, जो आप पसंद सुषमा करते जी, हैं। इधर से अरुण जेटली जी, इधर से कपिल सिब्बल जी, आपके पी चिदम्बरम भी अच्छा देते थे। और मैं भूल रही हूँ आजकल नाम। मोदी जी और अमित शाह, उनकी भी बड़ी तारीफ होती है, भाषण तो अच्छा मोदी देते हैं। जी और अमित शाह भाषण अच्छा देते हैं, लेकिन बिल्कुल बोलूँगी कि भाषण अच्छा देते हैं, लेकिन उनका भाषण सिर्फ वोट बनाने का भाषण होता है। ओके। ये डिफरेंसेस है। अगर आप बोलोगे कि उनका भाषण वोट बनाने के लिए, मैं 10 में से 9 पॉइंट दूंगी, लेकिन उनका भाषण आइडियोलॉजी के लिए और जेन्युइन डिबेट के लिए 3 पॉइंट दूंगी। ओके। देश का सबसे जुझारू नेता कौन है? करंट में मैं बोलूंगी राहुल गांधी राहुल से बड़ा गांधी। सबसे कौन? ज्यादा गाली किस नेता ने खाई है? राहुल जी से राहुल ज्यादा जी ने किसने खाई है? देश का सबसे मेहनती नेता कौन है? मेहनती नेता में बहुत सारे हैं, लेकिन मोदी अभी जी करंट 18 घंटे काम करते हैं। बिल्कुल बोलूंगी कि पर हमने देखा नहीं है कि वो प्लेन में और छुट्टी भी नहीं लेते वो तो। भाई प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री को करना पड़ता है। हमारे मनमोहन सिंह जी भी काम करते थे, पूरे शिद्दत से करते थे। राहुल भी बहुत मेहनती है। और सबसे मेहनती कौन मैं है? अभी देखूंगी तो हमारी पार्टी के लिए जिस तरह से वो कर रहे हैं, बिना रिजल्ट आए, तो राहुल जी बहुत मेहनती हैं। इवन मोदी जी को भी मैं कहूंगी कि मेहनत तो करते हैं। बहुत मेहनती है, ओके। नो डाउट। फिर मैं एक जोड़ूंगी हाँ। कि देश से ज्यादा अपनी पार्टी के लिए मेहनत करते हैं। ओह। देश का सबसे ईमानदार नेता आप किसे मानते हैं? आप नाम लो तो मोदी जी बताऊंगी। कहते हैं मैं मैंने- खाऊंगा ना खाने दूंगा। वो तो उन्होंने बीजेपी के सारे खाऊंगा, वो ना कहते हैं। खाने दूंगा, मैं पूरा लाइन लग गया है कि किनको किनको उन्होंने खिलाया है और किनको खाने नहीं दिया है। सबसे भ्रष्ट जो नेता कौन है? उनके ओके। साथ नहीं आएगा ना, उनको खाने नहीं देंगे। ओके। सबसे बस भ्रष्ट उनका नेता कौन है आपके हिसाब से देश का? सबसे भ्रष्ट जैसे नेता बीजेपी तो कहती है छोड़िए, लालू जी हैं, करप्ट हैं, सबसे भ्रष्ट नेता convict हैं। छोड़िए, अभी सबसे भ्रष्ट पार्टी जो भ्रष्ट होते हुए भी लोगों को कामयाब हो रही है कि ना दिखे, वो भाजपा है। ओके। नीतीश कुमार को 10 में से कितने पॉइंट्स देती है, नंबर देती है किस चीज के लिए? चीफ मिनिस्टर के तौर पर? पलटू राम के लिए 10 में से 0 पॉइंट देती हूँ मैं। और फर्स्ट टाइम जब वो चीफ मिनिस्टर बनकर आए थे, जो 5 साल का उनका टर्म है, उसमें उन्होंने अच्छा काम किया था, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह को ठीक करने की कोशिश की थी। उस कंपेयर में उनको 6 पॉइंट दूंगी। ओके। और उसके बाद तो आपके साथ भी थे वो? बिल्कुल थे। क्या उस समय बेहतर काम होता था? देखिए, मैं जब वो साथ में रहकर कंपेयर करेंगे पुराने टाइम से, तो कुछ चीज़ें उनकी अच्छी थी, क्योंकि सिचुएशन बदला, सेंट्रल का फंड बदला, तो उस परसेप्शन से मैं कह सकती हूँ कि उनको 6-7 पॉइंट मिले थे। ओके। तेजस्वी यादव को कितने नंबर देती हैं? उप मुख्यमंत्री भी थे और आरजेडी को चला रहे हैं। आपके हिसाब से नेता और डेप्यूटी सीएम के तौर पर
10 में से कितने नंबर? देखिए वो यंगस्टर है और एज अ यंगस्टर वो अपनी पार्टी की जिम्मेदारी और एक उत्तराधिकारी की तरह अपनी पार्टी को संभालना अच्छा काम कर रहे हैं। अभी डिप्टी सीएम रहते हुए उनको जितनी काबिलियत दिखानी चाहिए वो काबिलियत दिखाने का मौका नहीं मिला, पर हाँ उनके भाषण से, उनके स्पीचेस से, विधानसभा में जिस तरह से वो बोलते हैं दिखता है कि काबिलियत है और सीएम बन उनको पाएंगे? जब मौका मिलेगा तो बनेंगे। सीएम बन पाएंगे? देखिए ये तो अब आगे 2025 में वे विश कि बने। चिराग पासवान सीएम बन सकते हैं क्या बिहार के? ये अब आप हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहूंगी कि कांग्रेस का कोई सीएम बने बिहार में। ओके, वह चिराग पासवान में से कैसे नेता है? देखिए हमारे क्योंकि आपके लोग तो खुद कहते हैं खुल के कि उनको इधर आ जाना चाहिए, पर बातचीत में अच्छा लड़का। ओके, उनको बुलाएंगे नहीं? आपके आइए इधर आ जाओ, उधर क्या कर रहे हो? ये मेरा आला कमान तय करेगा। आपके प्रवक्ता रोज टीवी पे कहते हैं, मेरे शो पे आके कहते हैं, अरे उधर क्या कर रहे हो, इधर आ जाओ। तो आला कमान तय करेगा। ओके, पंजाब का बेस्ट चीफ मिनिस्टर अब तक का कौन रहा है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत अच्छे सीएम थे। ओके। अनफॉर्चुनेट है कि वो बीजेपी में चले गए। बीजेपी में चले गए। ओके, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में कैसा काम कर रही है? बिल्कुल खराब, बहुत अच्छा नहीं कर रही है। उनको करना चाहिए, हमारे साथ है। बहुत सारी चीज़ें वो लेकर आए थे पर पूरा नहीं कर पाए। तो भगवंत मान को कितने नंबर? खराब इस सेंस में कि वहाँ पे एक वाइटल इशू है ड्रग्स का, उसको ठीक करने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और जो मान है वो मेरे साथ पार्लियामेंट में कलीग रह चुके हैं, मेरे बहुत अच्छे साथी थे, लेकिन उनको अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, आपने बड़ी चतुराई से कह दिया कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार कैसा काम कर रही है? अभी हमारे साथ हैं, अच्छा तो कर इसलिए रहे हम नहीं हैं। बोलेंगे। हम लोग लोकसभा में अच्छा करेंगे और फिर विधानसभा में कैसा अलायंस है कि पंजाब में अलायंस नहीं है, आप कह रही है वहां अच्छा काम नहीं कर रहे, लेकिन दिल्ली में हम नहीं बोलेंगे? देखिए अब लोकसभा और विधानसभा की जो चुनाव होते हैं बहुत डिफरेंसेस होते हैं। हमारा इंडिया गठबंधन है, लोकसभा के लिए है, और जो रूलिंग पार्टी जिस तरह से राज कर रही है उसके खिलाफ है, और हम सब यूनाइट होकर लड़ रहे हैं। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो हमेशा से रहेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि अगर आज हम हैं तो उनमें डिफरेंसेस और जो उनकी वीकनेस है उसको हम नहीं बताएंगे। ओके, छत्तीसगढ़ का बेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन रहा है अब तक? देखिए मेरे रहते हुए तो मैं कहूँगी कि बघेल जी बहुत पॉपुलर थे और उनकी स्कीमें भी बहुत बढ़िया थी और बहुत अच्छा काम कर रहे थे। बेस्ट टेनिस प्लेयर आपको कौन समझ में आता है? बेस्ट टेनिस प्लेयर आज के तारीख में जोकोविच है, और वैसे मेरे लिए जो आज की तारीख में जोकोविच है। बहुत इंस्पायर करता है। पुराने में मेरा वो था लिएंडर पेस था, इंडियन लिएंडर पेस था, पीट सम्प्रास था, और मेरी फेवरेट थी स्टेफी मार्टिना, मोनिका सेलेस, और अभी सेरेना थी, विनस थी। अब तो नई नई लड़कियां आती हैं। सानिया मिर्जा कैसा खेलती है? सानिया मिर्जा अच्छा इंडिया का पूछेंगे तो बहुत अच्छा खेलती है, पर हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड और उनके स्टैंडर्ड को फर्क है अभी। पर तब भी उसने काफी कम्पीट किया, उसके लिए उसको सैल्यूट। बहुत नाम कमाया और अच्छा किया, ऐसा अच्छा नहीं। किया, उसका गेम अच्छी गेम। तो अभी रात रात में ग्रैंड स्लैम देखते हैं? हाँ टीवी पर बिल्कुल, जागना पड़े 2-3 बजे तक? क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, ये देखना, खासकर अगर जोकोविच खेल रहा हो तो देखना ही है, पक्का देखना। और नडाल। ओ, बेस्ट बाइक कौन सी है? मेरी हार्ले, नो डाउट। स्ट्रीट बॉब चलाई तो आपने बाकी भी होगी? हाँ, फैट बॉय भी चलाई, पल्सर भी, पल्सर कहते हैं ना उसको, वो चलाई, बजाज पल्सर चलाई, बुलेट चलाई। आजकल मेरा दिमाग का बुलेट पे जा रहा है क्योंकि बहुत लाइट है। मेरी हार्ले बहुत हैवी है, तो बड़ा पैकअप होके जाना पड़ता है। अच्छा, एक ही बाइक है आपके पास अभी? ओके। देश का सबसे, मैं धोनी नहीं हूँ। उसको तो देखा ना, वो वीडियो आया था, ओहो आई नो 42 बाइक्स है कलेक्शन था। उफ, मेरे को कलेक्शन नहीं रखना। वो वीडियो देखा आपने? यस। तो फोन करिए ना किस दिन धोनी को कि मुझे दिखाओ भाई, किस दिन अपनी कलेक्शन दिखाओ, देखना है मुझे। विल डू। देश का सबसे फिट नेता कौन है? मैं? ओ, राहुल गांधी। रियली वो फिटनेस फ्रीक है, उनका फिटनेस बहुत बढ़िया है और वो फिटनेस करते हैं और काफी एक्सरसाइज करते हैं, दिखते हैं उनके आर्म्स। वेरी गुड बॉक्सर और वेट ट्रेनिंग भी करते हैं, कार्डियो भी बहुत बढ़िया करते हैं।
हम लोग ये डिस्कस करते हैं, इसलिए बता रही हूँ आपकी बात होती है? फिट है। फिट पे बात होती है, फिटनेस पे Yes, उनसे? yes. काफ़ी टिप्स भी देते हैं वो। मेरा शोल्डर में प्रॉब्लम था तो उन्होंने बताया मेरे को, ऑर्थोपेड भी बताया, फिजियोथेरेपिस्ट भी बताया। तो और वो चाहते हैं कि कांग्रेसी जो है वो फिट रहें। इधर भी तो बहुत सारे फिट नेता हैं। एक राठौर है आपका, हाँ, राज्यवर्धन राठौर अनुराग है। के साथ अनुराग बहुत मैंने अच्छे हैं। बैडमिंटन खेला था। ओके। ही इज़ वेरी फिट। सुप्रिया इज़ फिट, हाँ, वो भी अपने डाइट का काफ़ी ध्यान रखती है। प्रियंका इज़ फिट, महुआ इज़ फिट। तो अच्छा लगता तो है। पार्लियामेंटेरियंस में चर्चा होती है मेरे साथ फिटनेस में? सिकदर बहुत फिट थे। ओह यस। हाँ, डाइट के। ओके, अब मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा, जो पहला शब्द आपके जहन में आता है आपको वो बताना है। मेरा मन करेगा तो। हाँ ठीक है। राहुल गांधी। मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं? जो पहला शब्द आपके जहन में आता है, राहुल गांधी को एक शब्द में आपको Okay. डिस्क्राइब करना हो। वेरी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट। प्रियंका गांधी। वेरी प्रेजेंट ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड। ओके। सोनिया गांधी। वेरी स्मूथ और कैपेबल फॉर लोगों को जोड़ने के लिए। सबको ओके जोड़ने के लिए। नरेंद्र मोदी। वेरी स्मार्ट और अपनी पार्टी के लिए, उसको बढ़ाने के लिए सैल्यूट करती हूँ। क्या बात है। अमित शाह। इज अ चाणक्य ऑफ हिज पार्टी। ओह डेफिनेटली। जेपी नड्डा। अच्छे हैं और ही इज ओबे हिज पार्टी रूल। जो पार्टी बोलेगी वो वो तो करेंगे। अध्यक्ष है। हाँ, तो पार्टी कौन है फिर? जो दिखता है। ओके। नीतीश कुमार। नीतीश पलटू राम। बड़ा आसान है, अभी आपने उनको सिर्फ कहा। पलटू राम नहीं, अब थोड़ा सा उनका मुझे लगता है कि उनको जरूरत है काउंसलर की। ओके। तेजस्वी यादव। स्मार्ट गाय, यंगस्टर, फ्यूचर फ्यूचर ऑफ फ्यूचर पॉलिटिशियन। बहुत लोग कहते हैं। लालू यादव। लालू जी इज आइडियल फॉर मैनी, और उन्होंने पॉलिटिक्स को कैसे करना चाहिए, कैसे पब्लिक को मोबिलाइज करना चाहिए। चिराग पासवान। चिराग को मैं बहुत नहीं जानती, इज अ स्मार्ट गाय और सॉफ्ट स्पोकन। रामविलास पासवान। सॉफ्ट स्पोकन, स्मार्ट। पप्पू यादव। मौसम, उसको मौसम विभाग भी कह सकते हैं। पप्पू यादव। इज अ सोशलिस्ट। सोशलिस्ट। भगवंत मान। इज कह नहीं सकती, पर फर्स्ट उसको मैं कॉमेडियन बोलूँगी। इज अ शार्प कॉमेडियन, और कॉमेडी में अपनी बात स्मार्टली किया जाने वाला व्यक्ति। तारीफ कर रही है ना? आई डोंट नो। अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। उसके लिए शार्प से भी कोई दूसरा वर्ड हो सकता है। ही इज वेरी स्मार्ट, वेरी शार्प फॉर हिज ओन मिशन। क्या मिशन है केजरीवाल का? आई डोंट नो। पीएम बनना चाहते हैं? आई डोंट नो। वो तो कहते हैं पीएम बनना चाहते हैं, सब बोलते हैं। कहा था अभी कि 24 में तो अब आम आदमी पार्टी मुकाबला देगी। तो उसकी पार्टी जानेगी, मैं क्या बोलूँ। मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह इज वन लाइन वाला व्यक्ति जिसको सिर्फ देश के लिए काम करना था, ईमानदारी के साथ। उससे बिल्कुल भी पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए थी। उसके जैसा ईमानदार व्यक्ति मैं जेन्युइन बोलूँगी, और इतना लो प्रोफाइल, डाउन टू अर्थ व्यक्ति नहीं देखा। कन्हैया कुमार। कन्हैया इज यंग चैप, और उसको अभी पॉलिटिक्स और लर्न करना चाहिए ऑनेस्टली। क्या इस बात में सच्चाई है कि कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव में बनती नहीं है? तेजस्वी कन्हैया को नहीं चाहते हैं, इसीलिए पिछली बार हार भी गए वो। आई डोंट केयर अबाउट दिस। मैं इतना नीचे जाके नहीं सोचती हूँ कि कौन क्या कर रहा है। ओके, ऑलराइट। मीडिया पर आपकी राय क्या है? मीडिया पे आज की तारीख में मैं सैल्यूट करती हूँ जिन्होंने बहुत चैनल से जॉब छोड़कर अपना अपना यूट्यूब खोल लिया। ज़मीर उनका अलाउ नहीं कर रहा था, और जो अभी कर रहे हैं मैं उनके दुखती रक्त को भी समझती हूँ कि अब तो थोड़ा मेरे ख्याल से 2-3 साल से थोड़ा न्यूट्रल होने की कोशिश हो रही है मीडिया में, और उनके मालिकों पे बोल सकती हूँ, आप पर नहीं कमेंट कर सकती। हाँ, मैं आप लोग के साथ हूँ बिल्कुल कि थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ेगा उनको, और होना पड़ेगा। और जब सब यूनाइट होके बोल्ड होंगे तो जो कर सकता है वो कुछ नहीं कर पाएगा। आखिरी सवाल। रणबीर कपूर जिनकी फिल्म देखकर आई हैं आप अभी, फिल्म खराब थी, वो अच्छा एक्टर है अच्छा एक्टर और मुझे अच्छा लगता है। उसकी बहुत सारी मूवी है, ये जवानी दीवानी है, रॉकस्टार है। एक्टर इज गुड। क्या बात है, सही मायनों में बिल्कुल आज के हिंदुस्तान की सांसद
रंजीत रंजन, बहुत मजा आया मुझे आपके साथ ये इंटरव्यू करने में। थैंक यू सो मच भाई, बहुत मुझे भी धन्यवाद। मजा आया थैंक यू आपके रंजीत सवालों रंजन, का थैंक यू, जवाब देने में। थैंक यू। थैंक यू।